बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना समानता के आयामों के बारे में। समानता की 3 आयाम हमने पढ़े, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। आर्थिक समानता पर अपने मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा के विचार भी पढ़े थे। आज हम चलते हैं और पढ़ते हैं समानता की स्थापना के बारे में। आखिर ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे समानता की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं कि असमानता किसी भी समाज के लिए वांछित नहीं है, तो क्या हो ऐसा कि हम समानता की स्थापना कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक समानता की, कि औपचारिक समानता की स्थापना कैसे की जाए। औपचारिक समानता जो कि सामान्य तौर पर सबके लिए समान कानून लागू करना, सबके लिए समान कानून बनाना, कानून के समक्ष सभी की समानता, सभी के साथ समान व्यवहार, अवसरों की सबको समानता। तो इस तरह से सामान्य रूप से जो अपन समानता की बात करें वो कहलाती है औपचारिक समानता। समानता लाने की दिशा में पहला कदम है असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना। औपचारिक समानता का तात्पर्य ये है कि समाज में किसी भी प्रकार के कोई विशेषाधिकार व्याप्त हैं या फिर समाज में किसी भी प्रकार की कोई असमानता है तो उसको समाप्त करना। जैसे कि अस्पृश्यता का अंत करना, एक कानून बनाया और समाज में जाति के आधार पर ये एक कुप्रथा फैली हुई थी, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, तो इसको समाप्त किया, तो ये हो गई औपचारिक समानता की स्थापना। बहुत से रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों को आनंद उठाने से रोका जाता था। मतलब कि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया छुआछूत की प्रथा का, और उदाहरण अपन सती प्रथा का ले सकते हैं, बाल विवाह का ले सकते हैं। तो ऐसे रीति रिवाज जो कि लोगों को अपने अवसरों का लाभ उठाने से रोक रहे थे, अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोक रहे थे, इनका खात्मा करना, इनकी समाप्ति करना औपचारिक समानता कहलाती है। असमानता की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कानूनों के द्वारा भी ऐसी असमानताओं को संरक्षण दिया जाता है। तो उन बातों की पहचान करना, ऐसे कानूनों को भी खात्मा आवश्यक है जो कि असमानता को संरक्षण देते हैं। हमारा संविधान धर्म, वंश, नस्ल, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारे संविधान में इस बात के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं कि कहीं भी धर्म, वर्ग, नस्ल, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है तो न्यायपालिका है वो उसको दंड भी दे सकती है। अब अपन देखते हैं विभेदक वर्ताव द्वारा समानता की स्थापना, अर्थात लोगों के साथ विशेष व्यवहार करना। जहां औपचारिक समानता की हमने बात की कि संविधान में व्यवस्था कर दी गई, ऐसे कानून बना दिए गए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई पहलू छूट जाता है जिसके लिए हमें एक विशेष वर्ताव और विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। कौन सा वह पहलू छूट जाता है? क्योंकि अब भी हमारे समाज में औपचारिक समानता की हमने स्थापना कर दी, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को हमने मनाही दे दी, लेकिन फिर भी ऐसा वर्ग है जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव सहता है, जो कि जाति के आधार पर भेदभाव सहता है, जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव सहता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वो पीढ़ियों से वंचित वर्ग है। उसके पास शिक्षा की सुविधा नहीं है, उसके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, उसको अपने अवसरों की, अपनी योग्यता को विकसित करने की सुविधा नहीं है, और वो इतना वंचित है, इतना अजागरूक है कि वो संविधान में प्राप्त अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसे वर्गों के लिए समानता की स्थापना के लिए हमें क्या करना होगा? उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी, उनके लिए कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, जैसे कि विकलांगों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया है, क्योंकि कोई विशेष परिस्थिति के अंतर्गत विशेष सुविधाएं देना असमानता के दायरे में नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए विकलांग हैं, वो किसी विशेष स्थान पर सामान्य सीढ़ियों की बजाय ढलान वाली सीढ़ियों की मांग करते हैं, तो उनकी ये विशेष अधिकार की मांग न्यायोचित होती है। वैसे ही अगर वृद्ध जनों को, वरिष्ठ जनों को और सरकार द्वारा कोई विशेष अपन कहें कि लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि उनको जो बैंक में है ब्याज की दर ऊंची दी जाती है, तो इस तरह के जो मतलब कि विभेद हैं वो अन्यायपूर्ण नहीं होते हैं। ये एक समानता की स्थापना का ही प्रयास करने वाले प्रक्रिया होती है जो कि विभेदक
होती है, लेकिन इसका उद्देश्य समानता की स्थापना ही है और इसके द्वारा स्थापना समानता की ही होती है। देखते हैं अपन, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। केवल औपचारिक समानता हमने बना दी, कानून के समक्ष हमने समानता बना दी, जैसे कि मैंने बात की थी, वो पर्याप्त नहीं है। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकें, अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जो वंचित वर्ग के बालक बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं, छात्रवृत्ति दी जाती है गरीब तबकों के लिए। तो इस तरह की विशेषताएं, इस तरह के विशेष व्यवहार, इस तरह के विभेदक व्यवहार समानता की स्थापना के लिए आवश्यक हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं, वांछनीय हो जाते हैं। इनके अभाव में वो वर्ग कभी भी उस समानता का उपयोग नहीं कर पाएगा जो हमने औपचारिक समानता के तहत उसको प्रदान की है। जैसे कि विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग करना न्यायोचित होता है। आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं सकारात्मक कार्यवाही की। ये सकारात्मक कार्यवाही क्या होती है? ये जो विशेष कहें कि अपन वंचित वर्ग हैं, जिनको कि विशेष सुविधाएं देनी हमें जरूरी होती हैं समानता की स्थापना के लिए, तो उस वंचित वर्ग के लिए क्या विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए? ये किए जाने वाले विशेष प्रावधान कहलाते हैं सकारात्मक कार्यवाही। देखते हैं अपन, सकारात्मक कार्यवाही का आधार है कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहला आधार तो यही है कि कानून ने समानता की स्थापना कर दी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो कि इस समानता का उपयोग नहीं कर पाता है। उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान, विशेष सुविधाएं हमें देनी होती हैं। उन विशेष प्रावधानों को, उन विशेष सुविधाओं को जो कि समानता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत हम उनको देखते हैं। असमानता की समाप्ति के लिए अधिक सकारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। कौन सी होती हैं वो सकारात्मक कार्यवाही? की समतामूलक समाज के निर्माण में वंचित समूहों को विशेष संरक्षण और विशेष सहायता देना। समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, यानी कि अवसरों की समानता हो, सभी लोगों में धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि भेदभाव के कमी हो और सभी हैं वो अपने कानूनों के समक्ष जो उनकी समानता है उसका वो उपयोग कर पाएं। इसके लिए कुछ वर्गों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता होती है, उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया करवानी होती हैं। निश्चित समय अवधि तक चलने वाला ये तदर्थ उपाय है। ये जो सकारात्मक कार्यवाही है ये एक निश्चित समय तक ही चलनी चाहिए। जैसे ही लगे कि इस विशेष संरक्षण से उस वर्ग को हम इस स्तर पर ले आए हैं कि अब वो समानता के स्तर पर प्रतिस्पर्धा में अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हो गया है, तो फिर बाद में ये विशेष संरक्षण बंद कर देना चाहिए। तो ये केवल तात्कालिक रूप से लागू की जाने वाली कार्यवाही है जो कि आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार की जानी चाहिए। ये लाभ, ये संरक्षण, ये विशेषाधिकार कभी इतने ज़्यादा नहीं हो जाने चाहिए कि इन विशेषाधिकारों का उपयोग करके इन जो विभेदन अपन ने कहें कि समानता की स्थापना करने के लिए जो विशेष बर्ताव हमने दिया है, इनके कारण फिर से कोई एक समूह विशेषाधिकार प्राप्त समूह और दूसरा वंचित समूह में नहीं आ जाए। तो इसके लिए हमें एक सजगता की जरूरत होती है, यहाँ हमें एक जागरूकता की जरूरत होती है कि किस स्तर तक, कहाँ तक, किस प्रकार की परिस्थितियों में विशेष संरक्षण देना है और कौन सी परिस्थितियों के बाद में उस विशेष संरक्षण को वहां से हटा लेना है। देखते हैं, विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबारने में सक्षम बनाएगा। कि जो विशेष बर्ताव है अगर उन वंचनाओं से उनको उबार देता है, उसके बाद में उन विशेषाधिकारों के बने रहने से फिर से कोई बड़ा वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पैदा ना हो जाए और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। जैसे कि वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति है, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है, उनके लिए आरक्षण की सुविधा है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये की जाती हैं उन समूहों के लिए जो कि वंचनाओं से ग्रसित हैं, जो कि वंचित हैं, वो समानता के स्तर पर आए, सबके साथ समान प्रतिस्पर्धा करते रहें। लेकिन इस सकारात्मक कार्यवाही का जो हमारा उपाय है, इसकी आलोचना भी बहुत से विचारकों द्वारा की जाती है।
है। इन विचारकों का ये मानना है कि इस प्रकार किसी को, जैसे कि आरक्षण की ही व्यवस्था लीजिए, खासकर आरक्षण की व्यवस्था का इसमें बहुत अधिक विरोध होता है कि इससे किसी दूसरे वर्ग के जो अवसर हैं, किसी दूसरे वर्ग के जो अधिकार हैं, उनको कम किया जा रहा है। अर्थात किसी एक वर्ग को वंचनाओं से उबारने के लिए आपने विशेषाधिकार दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग था उसके अधिकारों को कम कर दिया गया, उनके साथ एक तरह से असमानता का व्यवहार हुआ। देखते हैं आलोचना। वंचितों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का कोटा देने का प्रावधान अनुचित है, कि उच्च शिक्षा में उनको नहीं दिया जाना चाहिए कोटा और प्रावधान, क्योंकि जब आपने उनको पहले प्रारंभिक स्तर पर दे दिया है तो वो उस लायक हो गए हैं कि वो अब समान प्रतिस्पर्धा में समान अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अगर उच्च शिक्षा में ये इस आरक्षण का कोटा दिया जा रहा है तो ये जो दूसरा वर्ग है उसके साथ अन्याय है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। समानता की मांग क्या है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार किया जाए, अर्थात किसी भी व्यक्ति की मानवीय गरिमा, उसकी मानवीय प्रतिष्ठा का सम्मान हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। इसलिए आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। ये आलोचना इन विचारकों द्वारा की जाती है कि समानता ये कहती है कि व्यवहार सबके साथ समान होना चाहिए, तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था आपने लागू कर रखी है ये अन्यायपूर्ण है, ये कहीं की अपन औचित्यपूर्ण नहीं है। अब बात करते हैं समानता की और प्रतिस्पर्धा की। सबके बीच समान प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उस समान प्रतिस्पर्धा में सबको समान अवसर मिलेंगे और सब आगे बढ़ेंगे। क्या इसी को हम समानता कहेंगे? तो चलिए बात करते हैं हम प्रतिस्पर्धा की, कि हमने सबके लिए समान प्रतिस्पर्धा कर दी। मान लीजिए किसी नौकरी के लिए एक कंपटीशन है और उस प्रतिस्पर्धा में, उस कंपटीशन में सभी विद्यार्थियों को समान प्रश्न, समान आएगा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन से समान होंगे, उनको हल करना है, जिसके अधिक मार्क्स आएंगे उसको नौकरी मिल जाएगी। अवसर समान है ना सबके लिए। अपनी प्रतिभाओं को कहें कि अपन वो व्यक्ति जो कि उस परीक्षा में बैठेंगे उनको मौका मिल रहा है और उस मौके का, उस अवसर का जो लाभ उठा लेगा वो नौकरी पा लेगा। ठीक है जी, अच्छी बात है, समान प्रतिस्पर्धा की अपन बात करते हैं। तो एक बार नज़र डालते हैं इन तस्वीरों पर। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि आधुनिक शिक्षा के तकनीक के तहत कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि किस तरह की एक कहीं की स्मार्ट क्लास के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ हम बात करते हैं उच्च स्तरीय सुविधाओं युक्त विद्यालय। ऐसे ही घर जिन घरों में जिनके अंदर बच्चे हैं, उन बच्चों के माँ बाप शिक्षित हैं, उन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा वक्त दिया जाता है, सारी सुविधा उनके लिए मुहैया करवाई जाती है। फिर वो बालक ऐसे शहर में रहते हैं कि वहाँ उनके आसपास कोचिंग है जहाँ वो जाके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारा उनके पास किताबें भी अच्छी अच्छी हैं उनके पास, जब वो मर्जी आए उतनी किताबें खरीद सकते हैं, उतने उनको नोट्स मिल जाते हैं, उनको पढ़ाई का पूरा टाइम मिलता है। उनको कोई दिक्कत हो उनके माता पिता उनका सहयोग करते हैं और इस तरह की उनकी उच्च सुविधाओं युक्त विश्व स्तरीय स्कूल्स हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इन स्कूलों की जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए कक्ष भी नहीं है, जहाँ उनका पूरा स्टाफ नहीं है, जहाँ 20 अध्यापक हैं, वहाँ के 20 अध्यापकों की मतलब पोस्ट है, जगह है, वहाँ पर केवल 2 या 3 अध्यापक हैं। वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उस परिवेश में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बात करें उनके घर की, तो उनके माँ बाप हैं वो अशिक्षित हैं, वो पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करते हैं इसलिए उन बालकों को घर का सारा कार्य करके, खेती में अपने माता पिता का सहयोग करके, उन्होंने जो पशुपालन कर रखा है उन पशुओं से संबंधित कार्य करके विद्यालय आना होता है। विद्यालय से जाने के बाद में भी उनको घरेलू कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटाना होता है। और फिर वो एक ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां उस गांव में बहुत समय तक यानी कि बिजली चली जाती है, 4-4, 5-5 दिन तक उस गांव में बिजली नहीं आती है। और परिवहन की सुविधा भी ऐसी है कि उनके गांव से शहर की दूरी है वो बहुत अधिक है और एक आधी कोई बस चलती है जो कि घूमती घुमाती बहुत देर से उनको शहर में पहुंचाती है।
उन बच्चों के माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो जो मर्जी हो वो पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि पुस्तक महंगी आती है, उनके आसपास मिलती भी नहीं है, उसके लिए उन्हें शहर जाना पड़ता है। आवश्यक उनके पास शिक्षण सामग्री नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, और अगर समय भी है तो बिजली जैसी एक मूलभूत सुविधा उनके पास नहीं है। वो विद्यालय जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है और वहाँ कक्ष भी नहीं है। इन दोनों के बीच एक वो बालक जो कि हमने अभी देखा पीछे, जो यहाँ इस उच्च सुविधाओं युक्त विद्यालय में पढ़ रहा है, जिसके शिक्षित माता पिता हैं, जिसे संपूर्ण कहें कि अपन सुविधाएं प्राप्त हैं, जिसे पूरा का पूरा समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, और एक ये बालक, इन दोनों के बीच अब प्रतिस्पर्धा है, समान प्रतिस्पर्धा कहेंगे क्या हम इसको। जब इन दोनों के लिए सिलेबस सेम है, इनका पेपर सेम आ रहा है, कट ऑफ मार्क्स निकलेगी वो भी इनके लिए सेम होगी, जो ज़्यादा नंबर ले आएगा कट ऑफ मार्क्स के अंदर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्या इस प्रतिस्पर्धा को हम समान प्रतिस्पर्धा मानेंगे? ये सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन मार्क है कि हमने समान प्रतिस्पर्धा का नियम बनाया, हमने समान सिलेबस बनाया, हमने समान पेपर बनाया, हमने अंतरों में यानी कि जिसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही थे उसके नंबर देने में हमने कोई पक्षपात नहीं की, लेकिन जो हमने अभी अभी पहलू देखे, क्या वो समान प्रतिस्पर्धा की कहानी कहते हैं? क्या वो अवसरों की समानता की बात करते हैं? आगे देखते हैं। निष्कर्ष क्या है कि विशेष समानता की स्थापना के लिए हमें विशेष अवसर देने ही होंगे किसी वर्ग को। हमें उन बच्चों को, क्योंकि सीधी सी बात है, जो बच्चे गांव की अभावग्रस्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता अशिक्षित हैं, उनको आप समान प्रतिभा नहीं, समान अवसर नहीं मान सकते हैं। वो उनके बराबर प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएंगे जब उनको 24 घंटों में से 2 घंटे भी पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते हैं? कहाँ हम समान प्रतिस्पर्धा कहेंगे? तो अगर ऐसे बालकों के लिए कोई विशेष सुविधा समाज के द्वारा की जाती है, राष्ट्र के द्वारा की जाती है, तो वो उनको समान प्रतिस्पर्धा के स्तर पर लेकर आएगी कि जब दोनों ही बालकों को पढ़ने की समान कहेंगे अपन सुविधाएं मिलें, उनको उतने ही अच्छे शिक्षक मिलें, उनको उतनी ही अच्छी विद्यालय मिले, उनको उतना ही अपन कहें कि वे सुविधाएं मिलें, उतना ही वक्त मिले पढ़ने का, फिर उनका सिलेबस समान है, फिर उनका पेपर समान है, तब वो होगा अवसरों की समानता। तो इसलिए विशेष वर्ताव की आवश्यकता होती है। देखते हैं, वंचना के शिकार सदस्यों को कुछ कुछ विशेषाधिकार आवश्यक हो जाते हैं। विशेष सहायता हेतु उचित नीतियां आवश्यक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में वंचित जनसंख्या के लिए बहुत कम काम किया गया है। भारत में शिक्षा की सुविधाओं के लिए और वंचित जनसंख्या के लिए अभी तक बहुत काम हुआ है, लेकिन वो काम बहुत कम है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ा तबका है वो कि वंचित समूह में आता है, बहुत बड़ा तबका। वंचित वर्गों को समाज में सभी वर्गों के साथ समान प्रतिस्पर्धा के स्तर तक लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। लेकिन समस्या क्या है कि वंचितों को समान अवसर देने की नीतियों पर विवाद है। सबसे पहले तो इस बात का ही विवाद है कि नीतियां कौन सी हो। आरक्षण की जो नीति है उस पर भी विवाद उठता रहता है, उसको भी बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे विचारक हैं वो अन्यायपूर्ण मानते हैं। उच्च शिक्षा में आरक्षण की बात को नकारा जाता है, नौकरियों में आरक्षण की बात की आलोचना होती है। तो इस प्रकार की क्या नीतियां बनाई जानी चाहिए कि जहां ये जो वंचित वर्ग है ये भी अवसर की समानता के स्तर तक आ जाए, लेकिन जो वर्ग दूसरा वर्ग है उसके भी अधिकारों का हनन ना हो, उसको भी असहमति ना हो, उसको भी ये ना लगे कि उसके अधिकारों से उसको वंचित किया जा रहा है किसी दूसरे वर्ग को विशेष सुविधाएं देने के लिए। फिर वंचित कौन है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए? क्या उन जातियों को वंचित मान लें जो कि पिछड़ी हुई हैं, या फिर आर्थिक आधार पर वंचना माने, या फिर लिंग के आधार पर वंचना माने? मतलब वंचित कौन है, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जाए या जाति व्यवस्था से उत्पन्न हुई सामाजिक असमानता के आधार पर वंचितों की पहचान हो? ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जिनका समाधान हमें निकालना होगा, जिनका उत्तर हमें प्राप्त करना होगा। इनके बिना हम समानता का जो आदर्श है उसको प्राप्त नहीं कर सकते।
देखते हैं अब नारीवादी आंदोलन और समानता के बारे में। एक और वर्ग जो कि अपने आप को वंचित वर्ग में मानता है वो है स्त्री वर्ग, जो कि कहता है लिंग के आधार पर स्त्रियों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, उनको हमेशा से उपेक्षित वर्ग माना जाता है। आज स्त्रियां घर से बाहर निकल रही हैं, अपनी प्रतिभा को हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं, अपनी योग्यताओं का हर तरफ वो लोहा मनवा रही हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक नीतियों में, घर के लिए जाने वाले निर्णयों में महिलाओं को आज भी उतनी भूमिका, आज भी उतने अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए नारीवादी आंदोलन इस लिंग के आधार पर समानता, असमानता जो कि सामाजिक ताने बाने ने बुनी है, जो कि इस बात का एक निर्धारण सा कर दिया है, जैसे रिवाज सा बना दिया है, जैसे कि घर के जो कार्य हैं, घरेलू जो कामकाज हैं वो केवल महिलाएं करेंगी। नारीवादी आंदोलन की ये मांग है कि हाँ, जीव विज्ञान ये कहता है कि संतान केवल महिला पैदा कर सकती है, लेकिन जीव विज्ञान ये नहीं कहता कि संतान का पालन केवल महिला कर सकती है। तो नारीवादी आंदोलन अब समानता की मांग करते हैं, लैंगिक आधार पर जितनी भी असमानताएं हैं उनकी समाप्ति के लिए संघर्षरत हैं, और ये महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। और इस बात की मांग की जाती है कि महिलाओं को समाज में, महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी मिलनी चाहिए, और इसीलिए हमारी सरकार द्वारा महिला आरक्षण के माध्यम से इस तरह के प्रयास किए हैं। ये सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं। इन प्रयासों का सही आयाम तब मिलेगा, इन प्रयासों की लक्ष्य की प्राप्ति तब होगी जब हम अपने सामाजिक ताने बाने में भी इन प्रयासों के और लक्ष्यों को, उद्देश्यों को सामने रखेंगे, और इस बात को स्वीकार करेंगे कि हकीकत में महिलाओं के साथ किया जाने वाला ये दोयम दर्जे का व्यवहार ये सहज ही नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये रीति नहीं है, ये संस्कार नहीं है, अपितु ये असमानता है, अपितु ये उनके अधिकारों का हनन है, अपितु ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। महिलाएं घर की चारदीवारी में ही रहेंगी, इस बात का निर्धारण एक पुरुष द्वारा कर दिया जाता है। महिलाएं क्या पहनेंगी, इस बात का निर्धारण उनके परिवार द्वारा कर दिया जाता है। वो किससे बात करेंगी, वो कहाँ जाएंगी। आप देखिए अपने आसपास, अपने समाज में इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध महिलाओं पर लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर शादी के बाद में नियम होता है कि उन्हें घूंघट रखना होगा, उन्हें जो भी उनकी वहाँ की पारंपरिक पोशाक है उसी को ही पहनना होगा, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसे नौकरी करने का अधिकार नहीं है, उसे कहीं जाना है तो इजाज़त लेना है। क्या आप उसको एक ऐसा वर्ग कहेंगे जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक हैं? क्या आप उनको स्वतंत्र कहेंगे, जिनको ये तक अधिकार नहीं है कि वो पढ़ाई करें या ना करें, वो नौकरी करें या ना करें, वो बाहर जाएं या ना जाएं, वो क्या पहने या क्या ना पहने? उनको ये तक अधिकार नहीं है कि उन्हें किस तरह की पोशाक पहननी है, उनको ये तक अधिकार नहीं है कि उनको इससे बात करनी है, इससे घूंघट रखना है, इससे पर्दा रखना है, क्योंकि घर की इज्जत है, क्योंकि उन्होंने ठेका लिया है सारे घर की इज्जत का। सोचने की बात है, विचार करने की बात है, और ये हमारी सारी की सारी जो विचारधाराएं हैं, जिनको परंपरा का नाम देकर, जिनको संस्कार का नाम देकर एक वर्ग को दमित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, इसके दूरगामी परिणाम कतई अच्छे नहीं होते। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का, जब भी किसी एक वर्ग को दबाया जाता है, प्रतिक्रिया होती है हिंसा के रूप में, प्रतिक्रिया होती है संघर्ष के रूप में। तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि एक स्त्री वर्ग है, वो भी बराबरी का दर्जा प्राप्त एक वर्ग है, उसको भी चाहे राजनीति हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। देख लेते हैं अपन नारीवादी आंदोलन। समानता के मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों हेतु संघर्ष किया। पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए स्त्रियों के विशेष बर्ताव की जरूरत है। कैसे है विशेष बर्ताव की जरूरत? स्त्रियों को समान अधिकार मिलने शुरू हुए हैं, बहुत सारे देशों में इस बात के प्रयास हुए हैं, स्त्रियों ने बराबरी का दर्जा प्राप्त किया, स्त्रियों ने नौकरी प्राप्त की, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, लेकिन चुनौतियां वहां भी कम नहीं थी। इसलिए स्त्रियों के लिए विशेष बर्ताव या विशेष कानून दिए गए, जैसे कि उनको प्रसूति अवकाश दिया गया, क्योंकि उन्हें वो मिलना आवश्यक है, वो उनकी कहीं की अपन परिस्थितियों की मांग है, ताकि वो भी पुरुषों के
बराबर अपने अवसरों का उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। तो इस तरह से स्त्रियों के लिए जैसे कि उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कि अगर कोई स्त्री रात को लेट तक काम पे जाती है तो उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना, उनके प्रसूति अवकाश जैसी व्यवस्थाएं करना, तो ये सारी की सारी बातें स्त्रियों को विशेष वर्ताव के साथ समानता के स्तर पर लाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हैं। मातृत्व अवकाश, स्त्रियों की सुरक्षा हेतु कुछ विशेष प्रावधान, इनको हम असमानता नहीं कहेंगे, इनको हम भेदभाव नहीं कहेंगे, अपितु ये समानता की स्थापना करने के प्रयास होंगे। लेकिन सावधानी क्या रखनी है इन सब बातों की कि समानता के मुद्दे पर सोचते समय हमें इस बात की जांच करनी है कि ये जो विशेष बर्ताव हैं ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही होने चाहिए कि वंचित वर्ग को हम समानता के स्तर पर लेकर आएं। अगर इस वंचित वर्ग को समानता के स्तर पर लेकर आने के बावजूद विशेष बर्ताव जारी रहे तो उन विशेष बर्तावों का अनुचित दुरुपयोग भी हो सकता है। विशेष बर्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि एक समूह है कि शेष समाज के समान अधिकारों का आनंद उठा सके, कि वो जो दूसरा समूह है वो भी समान अधिकारों का आनंद उठा सके। सावधानी की विशेष बर्ताव वर्चस्व और शोषण की परंपराओं को जन्म ना दे दें। इन विशेष बर्तावों के कारण फिर से कोई ऐसा वर्चस्व प्राप्त, फिर से कोई ऐसा शोषणकारी निकाय पैदा ना हो जाए, जन्म ना ले ले। तो यहाँ जाना हमने कि विशेष बर्ताव किस तरह से वंचित वर्ग को अवसर की समानता देने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही सावधानी इस बात की कि ये केवल तदर्थ और तात्कालिक प्रयास हैं। जैसे ही वो वंचित वर्ग प्रतिस्पर्धा करने के स्तर तक अपनी एक कहें कि विकास प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में सावधानी पूर्वक इन विशेष बर्तावों के बारे में सोचने की और इनकी प्रासंगिकता की जांच करने की आवश्यकता है। लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, औपचारिक समानता की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है। बहुत अच्छे से पढ़ा हमने इसके बारे में। ऐसे कानूनों की स्थापना की जा सकती है जो कि औपचारिक समानता की स्थापना करते हैं। समानता की स्थापना के लिए वंचित समूहों के साथ विशेष बर्ताव की क्या आवश्यकता है, ये भी हमने बहुत अच्छे से जाना है। आशा है बहुत अच्छे से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। धन्यवाद।